मैं स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। आपको बता दें कि ये आपका 2023 के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। जो आपका सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार हम लोग कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किए हैं। और आपको बता दें कि ये सारे प्रश्नों को अच्छे से आप अध्ययन कर लीजिए। आपको लगभग यहाँ से 50% आपको डेफिनेटली यहाँ से पूछे जाएंगे, तो इसलिए कोई भी बच्चे क्लास को मिस नहीं करेंगे। आज का क्लास आपके लिए बहुत ही खास और स्पेशल होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, उससे पहले आपसे छोटी सी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जंप करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा इस जैसे कि आपको पता होगा कि आप लोगों को 1 से लेकर 70 तक यानी अभी जो आप लोगों को यानी 42 तक ऑब्जेक्टिव, इस बार जो है आपका 42 ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, खास करके ज्योग्राफी में। ठीक है, 42 में आपको 35 का ही आपको आंसर देना होता है ओएमआर शीट पर, राइट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे हैं कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है, यानी भारत का अधिकांश व्यापार जो होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा यानी वहन होता है। ठीक है, स्थल और समुद्र द्वारा, या आप देखिएगा दूसरा क्या है आपका यानी स्थल और वायु द्वारा, या तीसरा समुद्र और वायु द्वारा, चौथा आपका समुद्र द्वारा। तो देखिए, भारत का जो अधिकांश जो विदेशी व्यापार जो होता है वो जो होता है समुद्र और वायु के द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि समुद्र के द्वारा सस्ता भी पड़ता है क्योंकि शॉर्ट में आया जाता है, और वायु द्वारा क्योंकि बहुत दूर अगर रहेगा तो वो वाहन द्वारा तो आ नहीं सकता है, इसलिए वायु बहुत अच्छे। वायु द्वारा भले ही उसमें मतलब कॉस्ट महंगा पड़ता हो यानी उसका किराया, लेकिन ये जो है सबसे ज़्यादा जो होता है समुद्र और वायु द्वारा होता है, राइट। तो इसका आंसर आपका जो है मतलब सी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट। जैसे देख पा रहे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, नाफ्ता अस्तित्व में जो आया था यानी कब आया था। 1994 में आया था, 2004 में आया था, 1947 में आया था, आपका 2012 में आया था। तो नाफ्ता जो अस्तित्व में आया था यानी नाफ्ता को जो स्थापना हुआ था वो 1994 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कैनबरा हो जाएगा। चीन का बीजिंग है, ठीक है, और ये तो आपको पता ही होगा। तो कैनवाड़ा इसका होगा राइट आंसर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा पतन यानी पूरी तट पर स्थित है। तो यानी ये इन चारों ऑप्शन में से यानी कौन सा पतन जो है पूरी तट पर यानी अवस्थित है। तो इसका आंसर आपका जो होगा यानी बिल्कुल चेन्नई, बिल्कुल ऑप्शन राइट यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहलाता है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ पे है। तो मध्य पूर्व रेलवे के अगर मुख्यालय की बात करें हम तो ये जो है आपका यानी हाजीपुर में, मध्य पूर्व रेलवे का अगर मुख्यालय अगर पूछा जाए तो आपका हाजीपुर होगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है यानी हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कहलाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। हाँ, यानी निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। यानी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक जो रोजगार प्रदान करता है, क्या प्राथमिक सेक्टर प्रदान करता है या द्वितीय या आपका पर्यटन या आपका सेवा। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो यानी प्रदान करता है वो सेवा सेक्टर यानी प्रदान करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर यानी दिल्ली, पंजाब और मुंबई में करता है, ये सबसे ज़्यादा सेवा। और प्राथमिक जो होता है ये अक्सर जो है गांव में होता है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक क्रिया के लोगों को यानी क्या है सेवा प्रदान किया जाता है, जिसमें कृषि क्षेत्र, मछली पालन, आपका ये सारा इसमें क्या हो जाएगा खनन वगैरह, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र होता है, अक्सर गाँव में जो है ये ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। साथ में ये सेवा जो है ये खास करके शहरों में होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 आपका सलेम इस्पात उद्योग जो है ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है या कर्नाटक या आप देखिएगा आंध्र प्रदेश, आपका चौथा महाराष्ट्र। तो सलेम की अगर बात करें तो सलेम क्षेत्र तो आपका तो है ये तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन आपका सलेम इस्पात उद्योग जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा जो है साक्षरता दर वाला राज्य यानी कौन सा है। आपको पता होगा भारत का सबसे ज्यादा यानी साक्षरता वाला राज्य जो है अपना केरल है। तो यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ कम से कम 90 प्लस यानी 100 में 90 प्लस यानी जो है लोग क्या है वहाँ यानी शिक्षित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 90 प्लस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक अनविकिरणीय स्रोत है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ये पेन जो है लिखने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इसलिए हम पूरी तरह से लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पेन टैबलेट यूज नहीं कर रहे हम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक अनविकिरणीय स्रोत है।
तापीय, या आपका जल, या आपका पवन, या आपका सौर। तो देखिए इनमें से जो है कौन सा एक अणुविकिरण स्रोत है। अणुविकिरण स्रोत जो आपका यानी कौन सा होगा, यानी तापीय यानी अणुविकिरणीय स्रोत हो जाएगा, ठीक है, जो मतलब खपत ना हो कभी, यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व के सघन आबादी मतलब सघन आबाद क्षेत्र में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना है, यानी विश्व के सघन आबाद क्षेत्र में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कितना व्यक्ति यानी फैला हुआ है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 200 व्यक्ति से अधिक, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो देखिए विरल जनसंख्या वाला अगर क्षेत्र की बात करें हम, तो सबसे ज्यादा जो है विरल जनसंख्या कहाँ, भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाया जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रवास का अपकर्षक कारक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रवास का एक अपकर्ष कारक है। जलभाव, बेरोजगारी, शैक्षणिक सुविधा, महामारियां। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें हम, तो 12 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल शैक्षणिक यानी शैक्षणिक सुविधा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था, यानी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जो प्रतिपादन जो है वो किस विद्वान ने दिया था। नॉटस्टीन ने दिया था, या आपका वेगनर दिया था, या आपका ब्लास, या आपका डेविस। तो बताना है इसका 30 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर क्या होगा। तो ये आपका यानी नॉटस्टीन यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से यानी किस देश का लिंग अनुपात जो है विश्व में सबसे कम है, यानी इन चारों देशों में से जो सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपात किस देश में यानी कम है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यानी संयुक्त अरब अमीरात में जो सबसे ज्यादा यानी लिंग अनुपात यानी कम पाया जाता है, यानी लीक यानी हजारों में यानी स्त्रियों की जो संख्या है उसमें बहुत ज्यादा यानी कम है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है संयुक्त अरब अमीरात पाया जाता है, यानी 1000 व्यक्ति पर लगभग 800 या लगभग समथिंग मतलब कुछ जो है पाए जाते हैं, यानी 1000 मतलब किसमें, पुरुष में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की किस विशेषता को दर्शाता है, यानी जनसंख्या पिरामिड जो है ये किसको दर्शाता है, के लिए किया जाता है, ये साक्षरता के लिए, या आयु लिंग संरचना, या व्यावसायिक संरचना, या इनमें से सभी। तो देखिए जनसंख्या पिरामिड जो मतलब रचना है जो ये किया जाता है, तो उसमें जो है क्या किया जाता है, किसके लिए उपयोग किया जाता है, ये आयु लिंग संरचना के लिए ये उपयोग किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग को दर्शाया जाता है जो ऐसे इस टाइप का रहता है, ठीक है, ये पिरामिड होता है, इस तरह का पिरामिड होगा, ठीक है। तो ये इस तरह का पिरामिड जो दर्शाया जाता है ये किसके लिए दर्शाया जाता है, यानी आयु लिंग संरचना के लिए पिरामिड दर्शाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नोआमुंडी लोह अयस्क क्षेत्र यानी स्थित है, यानी नोआमुंडी लोह अयस्क जो है कहाँ पे मतलब ये कहाँ पे स्थित है। तो बताना 16 नंबर क्वेश्चन का, ये जो आपका स्थित है ये झारखंड में स्थित है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है, यानी ध्वनि प्रदूषण के जो प्रमुख स्रोत है, उद्योग है, मोटर वाहन है, लाउड स्पीकर है, उपयुक्त सभी है। तो ध्वनि जो सबसे ज्यादा जो होता है वो मोटर वाहन से भी होता है, उद्योग से भी होता है, लाउड स्पीकर से भी होता है। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन डी, यानी ध्वनि 3 प्रकार आपका क्या ध्वनि हो गया, एक वायु मतलब क्या हो गया आपका ध्वनि, आपका प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि कितना प्रकार का होता है आपको कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है। उद्योग हो गया, आपका मोटर वाहन हो गया, लाउड स्पीकर, या आपको उपयुक्त सभी, ये सारा हो गया आपके ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। कोलकाता का पतन स्थित है, यानी कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, केरल में, या आपका पश्चिम बंगाल में। यानी कोलकाता पतन जो स्थित जो है कहाँ पे है, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, या पश्चिम बंगाल। 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पश्चिम बंगाल में जो है कोलकाता पतन स्थित है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। कृषि निर्धारित में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है, यानी जो कृषि निर्धारित में किस कारक का सबसे ज्यादा जो है हाथ होता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो हाथ होता है वो वर्षा का हाथ होता है, जितना वर्षा अधिक होता है उतना सबसे ज्यादा जो है कृषि वर्षा के ही कारण मतलब अलग अलग क्षेत्र में जो है होते हैं, ठीक है। खास करके बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में जो है मतलब सॉरी उत्तरी क्षेत्र में जो है वहाँ जो है अक्सर लोग जो खेती करते हैं तो वो अक्सर क्या करते हैं, यानी बाढ़ वर्षा के मतलब इससे मतलब सपोर्ट से, यानी वर्षा जब होती है तो उससे काफ़ी यानी कृषकों को जो है फायदा होता है, ठीक है, किसानों को खास करके, यानी वर्षा से अधिकतम यानी जो है कृषि जो निर्धारित है यानी निर्भर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आप निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, कोयला आपका, या जल विद्युत, या सौर ऊर्जा, या खनिज तेल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, ठीक है। तो 20 का आपका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप है, निम्नलिखित में से यानी कौन सा द्वितीय
द्वितीय सेक्टर का यानी क्रियाकलाप है, टोकरी बुनना, मछली पकड़ना या कृषि आपका वानिका। तो देखिए जो द्वितीय सेक्टर का जो क्रियाकलाप है तो किसके अंतर्गत आता है, ये होता है आपका यानी टोकरी बुनना के अंतर्गत आता है यानी द्वितीय क्रियाकलाप। और ये जो आपका कृषि जो है प्राथमिक में आता है, मछली भी आपका प्राथमिक में आता है, ठीक है। सेवा जैसे आगे आपका यानी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका देशों में कौन सा यानी ओपेक का सदस्य है। तो इनमें से जो है कौन सा यानी ओपेक का सदस्य है, 22 नंबर क्वेश्चन का बताना है। तो ओपेक का जो सदस्य है वो है वेनेजुएला जो है ओपेक का सदस्य यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। पनामा नहर जोड़ता है यानी पनामा नगर को किससे जोड़ता है, यानी पनामा नहर जो जोड़ता है पनामा नगर को किससे जोड़ता है, बिल्कुल वो जोड़ते हैं किसको, यानी कोलोन उसको जोड़ता है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कोलोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किन दो देशों के बीच यानी गैस पाइपलाइन बनाने पर यानी विचार हो रहा है, यानी किन दो देशों के बीच जो है ये गैस पाइपलाइन बिछाने का यानी विचार जो हो रहा है इसमें कौन सा देशों के बीच। तो ये देखिए ये जो है ईरान और भारत के बीच हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, यानी दो देशों के मध्य व्यापार जो है क्या कहलाता है, तो आपको पता होगा यानी दो देशों के मध्य व्यापार को यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए यहाँ आपका अंतर देशीय व्यापार होगा, ये गलत होगा, नहीं होगा, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय यानी व्यापार, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो देखिए कालाहाड़ी के बारे में बताना है, 26 का आपका कालाहाड़ी का आंसर क्या होगा। तो देखिए कालाहाड़ी जो है ये आपका बुशमैन यानी कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो ये बुशमैन निवास करती है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। आदिवासी की लघुत्तम इकाई जो है क्या है, यानी आदिवासी की लघुत्तम इकाई के बारे में बताना है। 27 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका यानी पल्ली, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आदिवासी की लघुत्तम इकाई जो है यानी पल्ली है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। केंदुझर में मैग्नीज क्षेत्र स्थित है, यानी केंदुझर में मैग्नीज क्षेत्र स्थित है मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, आपका छत्तीसगढ़ में। तो बताइए 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से राज्यों में से यानी किसमें कैगा नाभिक की ऊर्जा यानी केंद्र अवस्थित है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली इसका आंसर आपका ऑप्शन सी यानी कर्नाटक विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं भारत में यानी राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो जैसे कि आपको पता था पहले 29 राज्य थे, बट अभी जो है पूरा यानी कितना राज्य है, 28 राज्य, ओनली 28 राज्य बचा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है, यानी भारत में जो आगामी जनगणना जो है किस वर्ष होने वाली थी, 21 में होने वाला था, क्योंकि 10 वर्षीय जनगणना होता है, जैसे 2011 में जनगणना हुआ था। तो अभी जो इस बार यानी 10 वर्ष के बाद यानी 2021 में होना था, लेकिन 2021 में इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो जो कोरोना काल की वजह से जो है नहीं हो पाया था। लेकिन अब देखिए अब जो कब होता है जनगणना, ठीक है। तो जनगणना के बारे में अभी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि 10 वर्षीय जनगणना था तो अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है। बेरोजगारी होगा आपका जलवायु या सामाजिक आर्थिक इच्छितापन या आपका गृह प्रेम। तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो 32 का आंसर आपका ऑप्शन डी यानी गृह प्रेम हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। लिखा नहीं जाता है, हम पेन से लिख रहे हैं तो इस पेन से लिखा नहीं जाता है, आप लोग समझ रहे होंगे कि शायद लिखता नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं जाता, इसलिए हम लिख के नहीं बता पा रहे हैं। निम्नलिखित में से यानी किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या यानी सर्वाधिक है। दिल्ली नगरीय समूह में, कोलकाता नगरीय समूह में, मुंबई नगरीय समूह में या बंगलौर नगरीय समूह में। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है स्टूडेंट। तो 33 का अगर आंसर की बात करें तो आपको मुंबई नगरीय समूह में हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से यानी किस मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी दीर्घ जीविता हो जाएगा, दूसरा आपका जन आधार हो जाएगा, उच्च जीवन स्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से यानी कौन राजधानी नगर है। तो इन चारों में से कौन सा यानी राजधानी नगर है आपको बताना है। तो देखिए राजधानी नगर की अगर हम लोग बात करें तो राजधानी जो आपका यानी चंडीगढ़ है, क्योंकि हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब का राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो इसका आंसर आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है, दुर्ग भी एक मतलब दुर्ग जो ये भी उत्तर प्रदेश में पाया था, बोध गया बिहार का है, ठीक है। बिहार का एक मतलब ये जिला है गया। नगर जो पूर्व भारत में अवस्थित नहीं है, कौन सा नगर जो पूर्व भारत में स्थित नहीं है, 36 का आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो है नासिक जो है ये पूरे भारत में नहीं पाया जाता है, ठीक है, साउथली एरिया में पाया गया है, साउथ में है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। भिलाई किस वर्ग का है, यानी भिलाई जो है किस वर्ग का है बताना आपको। 37 नंबर से क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। भिलाई जो आपका यानी औद्योगिक नगर है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी फसल है, यानी इनमें से जो है कौन भारत में रबी फसल है, यानी गेहूं रबी फसल है, क्या कपास है, क्या बाजरा या आपका मक्का। तो बताना आपको 38 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए गेहूं जो एक रबी फसल है आपको पता होगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित रोगों में से यानी कौन वायुजन्य नहीं है। तो बताइए वायुजन्य इनमें से यानी कौन सा नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी अतिसार विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी यानी कौन सा है। तो भारत का अगर सबसे लंबी नदी की बात करें, जिसे हम लोग राष्ट्रीय नदी के नाम से जाना जाता है, तो भारत का सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। अगर विश्व का अगर पूछा जाए तो आपको नील नदी बताना है। किस नदी, कौन सा नदी बताना है, नील नदी बताना है। ठीक है, हम आपको लिखने का कोशिश करते हैं, थोड़ा सा लिखा नहीं जाता है यहाँ, नील नदी, सॉरी नील नदी हम आपको थोड़ा सा लिखते हैं लेकिन लिखा नहीं जाता है यहाँ, एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है। नील नदी ध्यान रखना है, नील नदी। चलिए कोरवा, ये तो बंगला लिख रहे हैं, क्या बंगला लिखा जाता है यार। चलिए कोरवा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन का बताना आपको। जो कोरवा जो है आपको पता होगा ये किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है, 42 का। तो देखिए कोरवा जो है आपका यानी वो लोहा मतलब कोयला के लिए यानी मतलब क्या है, प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कोयला। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये था यानी 42 नंबर क्वेश्चन, जिसमें से आपको मात्र 35 का ही आंसर देना था, 35 तक ही देना था। ठीक है, 35 तक ही आपको इसका आंसर देना था। तो डियर स्टूडेंट आई उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। आपको साथ में बता दें, अगर आप घर बैठे 2023 का, अगर 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं, आप घर बैठे बिहार बोर्ड का तैयारी करके बिहार बोर्ड टॉपर बनना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट वो टाइम आपके लिए आ गया है। क्योंकि हम लोग जो है ऐसा कोर्स लेकर के आए हैं जो आप घर बैठे यानी बिहार बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं, और जहां तक आप बोर्ड में एग्जाम में बहुत अच्छा यानी रैंक ला सकते हैं, यानी बहुत अच्छा परसेंटेज भी ला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपको इस बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको इस बैच में क्या क्या यानी फैसिलिटी दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वीवीआई क्वेश्चन, ब्रिलियंट मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट होगा, स्पेशल एग्जाम टिप्स होगा, ऑल चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर होगा, भी दिया जाएगा आपको। कभी भी आप हमें कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। आपको बता दें कि इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए मात्र 2 उपाय है आपके पास, बहुत अच्छा उपाय है। पहला तो इसके लिए आपको एडमिशन करना पड़ेगा। अगर आप अगर यहाँ सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहले इसके लिए आपको बिहार बोर्ड स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद वहाँ से आप कोर्स को जो है परचेज कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते, आपके पास सुविधा नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बता दें कि आप पेटीएम हो या फोन पे या गूगल पे या यूपीआई किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड कर देना है, राइट। तो आप अगर इससे अगर सक्षम नहीं है तो आप इसके माध्यम से यानी पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट स्टूडेंट भेज सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक करके दम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर वो भी अगर ये सारा सुविधा ना हो आपके पास, तो आप या फोन पे अकाउंट के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप में हमें भेज सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद है तो लाइक करके दम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए यहीं तक आज की क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।